नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता है टीवी न्यूज चैनल। और इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खास मुलाकात। हमारे साथ में आज जो मेहमान हैं हमारे नेम सिंह फौजदार जी, जो किसान नेता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी न्यूज चैनल पर नेम धन्यवाद सिंह जी। केशव जी। धन्यवाद केशव जी, धन्यवाद। और हमारे साथ में हैं बलदेव चौधरी जी, पत्रकार हैं। चौधरी साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, नमस्कार सर। तो पहला सवाल नेम सिंह जी आपसे यही है कि अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताएं, उसके बाद हम सवालों की शुरुआत करते हैं। आज जाट आरक्षण पर, किसानों पर तमाम जो है विषय रहेंगे जिन पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन आपके बारे में कहां से आपने जो है शुरुआत की और मेरा अब नाम राजनीति में कहां पर है? जी। मेरा नाम नेम सिंह फौजदार है और मैंने 96 से छात्र राजनीति से शुरुआत की। 98 में छात्र संघ अध्यक्ष रहा, उसके पास में जिला परिषद सदस्य रहा और 4 बार विधानसभा का चुनाव लड़ा। किसानों की आवाज के लिए मुझे किसान यूनियन का महासचिव बनाया, पहले जिले का, फिर जिला अध्यक्ष बनाया, उसके बाद में प्रदेश अध्यक्ष और यूथ विंग का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहा हूँ। ऋषिपाल अम्बावता की जो किसान यूनियन है उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहा हूँ। हाल में मैं भरतपुर धौलपुर जाट आरक्षण संघर्ष समिति का संयोजक हूँ, जो पूरे राजस्थान के जाटों को केंद्र में आरक्षण है, लेकिन भरतपुर धौलपुर के जाटों को इससे वंचित रखा है और इस विसंगति को हम 25 साल से झेल रहे हैं। संविधान में जातियां जरूर दिए हैं, लेकिन एक हांडी में 2 पेट बनाना ये अनूठा अन्याय हमारे साथ हो रहा है। जब एक बेटा मेरा महुआ में रहता हो, दौसा जिले में, और एक उसकी सीमा पर भरतपुर जिले में रहता है, वो ओबीसी में आता है, वो ओबीसी में नहीं आता है। ये कैसा अन्याय हमारे साथ हो रहा है, इसको लेकर हम 25 साल से लड़ रहे हैं। बीच में हमको 2013 में आरक्षण दिया भी गया, लेकिन 17 अगस्त 2015 को जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो आरक्षण को खत्म कर दिया गया। उसके लिए हम समय समय पर आंदोलन करते रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में आरक्षण नहीं तो वोट नहीं की मुहिम को लेकर हमने ऑपरेशन गंगाजल चलाया था। उसका परिणाम भारतीय जनता पार्टी को भरतपुर धौलपुर दोनों ही लोकसभा सीटों को गंवाना पड़ा। अभी भी हमारी मुहिम जो है, पंचायत चुनाव आने वाले हैं, चाहे नगर निगम के चुनाव हो, चाहे नगर पालिका के चुनाव हो, जो भी चुनाव होगा उसमें आरक्षण नहीं तो वोट नहीं की मुहिम हमारी जारी रहेगी। सवाल ये उठता है कि नौकरियां ही नहीं है तो आरक्षण का होगा क्या? सीटें ही नहीं है तो आरक्षण का होगा क्या? मतलब आरक्षण होना चाहिए, ये जरूरी है, या देश में जो है जो नौकरियां जिस तरह से हर रोज सिमटती जा रही हैं, प्राइवेट सेक्टर बनते जा रहे हैं और सरकारी जितने भी संस्थान हैं वह विलय होते जा रहे हैं, आने वाला समय आपको लगता है कि आरक्षण वगैरह को कोई पूछेगा भी? कहाँ आरक्षण रहेगा? जब नौकरी ही नहीं होगी तो आरक्षण का क्या फायदा और किस चीज में आरक्षण? जी केशव जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जो पोस्ट खाली हो गई उसको दोबारा अभी भरा नहीं गया, वो उसको खत्म ही कर दिया जाता है। लेकिन सेंटर में जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, और हम जाट जाति से हैं और जाट ज्यादातर फोर्स में जाते हैं, चाहे वो आर्मी हो चाहे बीएसएफ पैरामिलिट्री फोर्स हो, उनमें जो 3 साल की उम्र की छूट मिलती है, जिनको सेंटर में रिजर्वेशन होता है उनको 3 साल की आयु में छूट मिलती है, जो एक मौके के बाद उसको 2 मौके मिल जाते हैं। तो इसलिए जितने भी सेंटर में शिक्षण संस्थान हैं उनमें भी रिजर्वेशन होता है। अभी नीट का रिजल्ट आया, जो ओबीसी में थे उनकी मेरिट कहाँ गई है? और हमारे जो भाई एक ही कमरे में रह के, एक बच्चा धौलपुर का है और एक बच्चा करौली का है, एक साथ रह के तैयारी की है और उसके 4 अंक कम हैं, फिर भी उसका सिलेक्शन हो गया। हमारे 4 अंक ज्यादा होने के बावजूद भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो बहुत सारे लाभ हैं। हालांकि जो आप बात कह रहे हैं वो 100% सही है। आज प्राइवेट स्कूल हो चाहे प्राइवेट फैक्ट्रियां हो, सारी चीजें सरकारी महकमे खत्म हो रहे हैं। हवाई अड्डे बेच दिए, रेलवे गया निजीकरण में, बिजली विभाग निजीकरण में गया, आज भरतपुर में है
तो बिजली विभाग निजीकरण में चला गया। एक कर्मचारी जो 30,000 लेता था, आज ये 6,000 रुपए में एक बेरोजगार का शोषण कर रहे हैं। इस तरह का जो चल रहा है, देश व्यापारियों का बन चुका है। और भारतीय जनता पार्टी की मैं बात करता हूं, ये एक लिमिटेड संस्था है, नॉट पॉलिटिकल पार्टी। इन लोगों को केवल व्यवसाय से मतलब है। देश कहाँ जा रहा है, नौजवान कहाँ जा रहा है, किसान कहाँ जा रहा है। अब डीएपी की किल्लत होने वाली है। राजस्थान में माननीय किरोड़ी लाल जी ने नकली खाद जो किसानों की जमीन को बंजर करने का काम कर रहा है, कितनी फैक्ट्रियां पकड़ी हैं, लेकिन अभी तक सरकार का कोई शिकंजा उन पर नहीं है, क्योंकि मोटी रकम सरकार को देते हैं और जो पैसा ऊपर तक जाता है। ये भ्रष्टाचार का जो सिस्टम है, ये देश को, वो कहते हैं, बुजुर्गों ने कहा है कि लोभी की नाव सदैव डूबती है। जो 15 लाख का लालच था, उस लालच में हम दब गए और किसान, नौजवान, युवा विगत 12 साल से 2014 से लेके आज 25 चल रही है, 11-12 साल जो धोखे और जुमलेबाजी में हम आए, उससे निकल नहीं पा रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे किसान, नौजवान समझने लगे हैं। आने वाले समय में मुंह तोड़ जवाब इनको जरूर मिलेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस देश के अंदर या राहुल गांधी होते तो समस्याएं इतनी नहीं होती क्या? या राहुल गांधी जी होते तो सारी समस्याएं समाप्त हो गई होती? राहुल गांधी जी होते क्या स्थिति होती, क्या पोजीशन होती, जिसके विचार ही ऐसे रहे हों? क्या आपको लगता है कि पार्टी में राहुल गांधी ही पार्टी हैं, इसी वजह से जो है आगे विपक्ष कमजोर होता जा रहा है, बढ़ नहीं पा रहा है? क्योंकि जो भी विपक्ष में है वह सिर्फ पूरी पार्टी पर या पूरे संस्थान पर कब्जा करके बैठा है। क्या वहाँ नेता नहीं है, या वहाँ पर परिवार नहीं है, या चलाने वालों की कमी है? क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस के रास्ते पर नहीं चल रही है कांग्रेस? आज कांग्रेस क्या इंदिरा गांधी के चिन्हों पर चल रही है? सवाल ये उठता है। भारत माता और ये जब चीजें हुआ करती थी, राजीव गांधी जी के दौर को भी आपने देखा होगा, आपने इंदिरा के दौर को भी देखा होगा। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या जिस समय संजय, राजीव, इनकी मीटिंगें जब हुआ करती थी, रैलियां निकलती थी, तो क्या राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत नहीं हुआ करती थी? आज तो पाकिस्तान परस्त हो गए हैं। ये तो कह रहे हैं कि आप सबूत दिखाइए, वो पाकिस्तान के थे आतंकवादी। भाई आतंकवादी कहाँ से आते हैं? कांग्रेस के मुख्यालय से आते हैं क्या? अगर कांग्रेस के मुख्यालय से आते हैं तो फिर उनको स्वीकार कर लेना चाहिए। जब आते ही पाकिस्तान से हैं तो आप पाकिस्तान की तरफ से क्यों खड़े हैं? इस देश में एक हमने देखा है दौर, चाहे वहाँ मुंबई के ब्लास्ट हुए हों, या फिर दिल्ली में हुए हों, पंजाब में हुए हों, उत्तर प्रदेश में हुए हों, आतंकवाद का एक ही गढ़ है, आप उसे बचाने में लगे। आप एक तरफ ये कहते हैं कि घूंघट तो प्रथा है, घूंघट तो कुप्रथा है, ये समाप्त हो जानी चाहिए। दूसरा, बुर्के का आप समर्थन कर रहे हैं। मतलब आप आधा समर्थन करते हैं कि आधुनिक भारत हो, वर्तमान में जिस तरह से आधुनिक शिक्षा होनी चाहिए, वहीं दूसरी तरफ आप एक घिसी पिटी व्यवस्था को भी आप जो है प्रमोट कर रहे हो। कैसे बढ़ेगी पार्टी? फिर पार्टी पर इल्जाम भी तो लगेंगे। पार्टी जिस तरह समाप्त होती जा रही है, क्या उसके अंदर कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं की कमी है, या फिर नई नीतियों की कमी है? क्योंकि जो घिसी पिटी जो चीजें कांग्रेस पार्टी के अंदर चल रही हैं, इन पर आज नहीं तो कल जवाब देना होगा। और ये जो मंथन जो चलता है वो किस चीज को लेकर के चलता है कि नहीं भाई हिंदुत्व खत्म करेंगे? इनका विषय है ही नहीं कि हम बेरोजगारी खत्म करें, हम निजीकरण खत्म करें। इस देश के अंदर से इन पर कभी कोई बातचीत, कभी कोई डिस्कस नहीं होती है। इस देश के अंदर क्या एक मुहिम नहीं चल जानी चाहिए कि भाई जितने भी कांग्रेस के लोग हैं या विपक्ष के लोग अगर जिम्मेदारी अपनी संभाल लेते और कह देते कि विद्यालय के अंदर 50 बच्चों का एडमिशन होना अनिवार्य है, तो क्या सरकारी विद्यालय बंद होते? केशव जी, बहुत सारे सवाल हैं जी। केशव जी, मैं अगर बोलने लगूं तो सुबह से शाम तक आपको मैं प्रश्नों का उत्तर देता रहूंगा। आप शुरुआत कर रहे हो, मुंबई हमले की बात करते हैं, उसमें सारे आतंकी मारे गए। आतंकवाद एक समस्या शुरू से ही चलती आ रही है, सरकारें बहुत रही है। लेकिन आज आप बात कर रहे हो कांग्रेस में राहुल गांधी की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो अपने को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बताती है, इसमें जो खड़ी करने वाले हैं, पार्टी को खड़ा किया
आपको अच्छी तरह पता है बाला साहब ठाकरे और विजय राजे सिंधिया जी ने उस दौर में इनको धन दिया जब पार्टी का कहीं नाम नहीं था। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, प्रवीण तोगड़िया, और जो संघ की रीति नीति पर भाजपा की नींव लगी हुई है। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ये कहते हैं कि हमको संघ की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पार्टी कहाँ है? ये भी केवल दो आदमी के बीच में पार्टी है, अमित शाह और मोदी। दो जो कहते हैं वो फाइटर है। आज किसान का बेटा जगदीश धनखड़ जो एक उपराष्ट्रपति के पद से बेइज्जत करके भगाया, सतपाल मलिक को भगाया, सतीश पूनिया को भगाया, दिल्ली में प्रवेश वर्मा का यूज किया। क्या किसान के बेटे यूज के लिए पैदा हुए हैं? क्या किसान के बेटे यूज करने के लिए हैं? आज हिंदू की बात करते हैं। मैं जाति से जाट हूँ, महाराजा सूरजमल का वंशज हूँ। हम लोगों ने जितनी कुर्बानियां दी हैं, ये हिंदू की बात करने वाले बताएं, इन्होंने किसी में एक डंडा भी टच किया है क्या? ये बताएं हमको। आज जातिवाद का जहर जो भारतीय जनता पार्टी घोल रही है, हरियाणा में आप देख रहे हो जाटों के खिलाफ 35+1 किया, उत्तर प्रदेश में यादवों के खिलाफ किया, महाराष्ट्र में मराठाओं के खिलाफ एक किया। जहां डोमिनेंट कौम है उसको कुचलने के लिए अन्य जातियों को एक किया जाता है। इनको ना राष्ट्र से मतलब है, ना हिंदू से मतलब है, इनको केवल सत्ता से मतलब है। सत्ता के लिए जो भी करना है वो काम ये लोग करते हैं। राष्ट्रवाद की बात करते हैं और जातिवाद का जहर बोलते हैं। सवाल ये उठता है, जातिगत जनगणना से क्या हल निकलेगा? क्या जातिगत जनगणना एक सरकारी महकमों में नहीं होनी चाहिए कि किस जाति के लोग कितना भ्रष्टाचार करते हैं? क्या ये जनगणना नहीं होनी चाहिए कि कितनी जातियों के लोग जो है कहाँ अपराध जो है कर रहे हैं, ताकि अपराधों पर अंकुश लगाया जा सके, उस जाति के लोग अपनी जाति को समझाएं? क्योंकि यहाँ जातिगत सभाएं बनी, यहाँ जातिगत समाज बने, यहाँ जातिगत चीजें तो हुई, लेकिन जातियों के लोगों ने अपनी ही जातियों में कभी दिए तले अंधेरे जैसी वाली बात हो गई। न ब्राह्मणों ने कभी ब्राह्मणों के अंदर या देख करके या झांकने की कोशिश की कि विकास दुबे कब पैदा हो गया, पता ही नहीं चला। इसी तरह से हर समाज में लोग पैदा होते रहे और पता भी नहीं चला कि उनके दिए तले अंधेरे जैसी कहावत है कि दुनिया को ज्ञान देते रहे लेकिन खुद कभी समझ ही नहीं पाए। क्या ऐसी ही दुर्दशा आप जो है ये हर सभ्य समाज में भी होती जा रही है? क्योंकि जहाँ जाटों को जाना इसलिए जाता है कि उन्होंने कभी अंग्रेजों के दौर में या मुगलों के दौर में कभी अपने आप को झुकाया नहीं, शीश कटाना जरूरी समझा, लेकिन कभी भी सम्मान से समझौता नहीं किया। तो हर जाति के लोगों ने इस देश में लड़ाई लड़ी, लेकिन वो अब आंदोलन भीख मांगने की कतार में खड़े हैं। क्योंकि आरक्षण जैसी व्यवस्था क्या कुछ चीजों में नहीं आनी चाहिए थी? क्या एजुकेशन में आरक्षण आना चाहिए? क्या शिक्षा में आरक्षण होना चाहिए? क्या चिकित्सा में आरक्षण होना चाहिए? जिसके आय ही 33% हैं, यदि वह आपका ऑपरेशन करेगा, यदि वह आपका इलाज करेगा, तो मैं ये समझता हूं क्या वह अच्छा कर पाएगा? और उसकी वजह क्या खास करके नहीं है कि आप निजीकरण में बैठे हुए एक चिकित्सक पर ज्यादा भरोसा करते हैं बजाय जो सरकारी प्रक्रिया के तहत एक बड़ा डॉक्टर बैठा है, आप उस पर भरोसा नहीं कर पा रहे हो। दूसरी ओर जहां एक तरफ सरकारी शिक्षक है, चाहे वह निजी आया हो आरक्षण से अथवा ना आया हो, लेकिन आप उस पर भरोसा नहीं कर पा रहे हो। वो 70,000 से लेकर 1.5 लाख तक का वेतन उठा रहा है, लेकिन आप विश्वास कर रहे हो 6,000 से लेकर 10,000 रुपए तक लेकर के जो पढ़ा रहे हैं निजी विद्यालयों में, आप उन पर अपने बच्चे का भविष्य जो है, आपको पता है कि हमारे बच्चे का भविष्य कहाँ बनेगा? क्या आंदोलन इन अभिभावकों को नहीं करना चाहिए था? उनके खिलाफ, शिक्षकों के खिलाफ, चिकित्सकों के खिलाफ, इनके खिलाफ कभी आंदोलन बैठे हैं क्या? आज जो शिक्षा और चिकित्सा दो चीजें इस देश की सबसे ज्यादा खराब हैं, तो वो क्या इन्हीं दो वजहों से नहीं खराब हैं? क्या आरक्षण इन दोनों जगह होना चाहिए या काबिलियत होनी चाहिए? मैं हर जगह आरक्षण को स्वीकार करता हूं, लेकिन शिक्षा और चिकित्सा में आप मुझे बता दीजिए क्या होना चाहिए या नहीं? जी नहीं, शिक्षा में जैसे चिकित्सा है, बहुत से महकमे ऐसे हैं जिनमें आरक्षण की जरूरत नहीं है। लेकिन जहां तक बात आप कर रहे हो, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हो, भ्रष्टाचार में एक जज को बचाने के लिए जगदीप धनखड़ जी को बेइज्जत करके भगाया गया। आप अच्छी तरह समझ रहे हो, जाटों ने कभी स्वाभिमान से समझौता नहीं किया और उसका ही परिणाम है कि हमको यूज किया जाता है। बंगाल में उनको यूज किया गया, उनको उपराष्ट्रपति बना दिया। जब तक उनकी जी में जी करते रहे तब तक तो ठीक रहे। अब एक भ्रष्ट जज के खिलाफ महाभियोग में कार्रवाई करने लगे तो जाओ टीसी कटाओ, घर जाओ।
सतपाल मलिक जी, जब वहां जम्मू कश्मीर में 370 हटाने की बात थी, एक पत्ता भी नहीं हिलने दिया, वहां काम में नहीं लिया। देखो, सतीश पूनिया जी ने 3 साल राजस्थान में मरी हुई बीजेपी को जिंदा करने का काम किया। जब समय आया उनको हटा दिया गया। प्रवेश वर्मा को दिल्ली में काम में लिया, उनको सीएम बनाएंगे यूज करके, उनके नाम पर वोट ले लिए, और समय आया तो उसने रेखा गुप्ता को रख दिया। ये स्थिति है केशव जी। समय हम भावुक हैं, भोरे हैं, लेकिन बेईमान नहीं। बेईमानी के हम लोग हमेशा शिकार हुए हैं, लेकिन 4 अक्षर अब हम भी पढ़ने लगे हैं। इस बेईमानी को हम सीखने लगे हैं, और बेईमानों का जवाब तरीके से समय पर जरूर देंगे। लेकिन जो आप सवाल कह रहे हैं, चाहे वह धनखड़ जी की आप बात कर रहे हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक साफ करती आई है, क्लैरिटी लाती आई है, वो जो कहते हैं उनके अनुसार। क्योंकि मैं तो कोई भाजपा का प्रवक्ता नहीं हूं, ना तो मैं प्रतिनिधि हूं, और ना ही मैं कांग्रेस का कोई प्रवक्ता या अथवा प्रतिनिधि हूं। लेकिन वो जिस तरह से कहते हैं कि हमने सभी को सम्मान दिया, हम सभी को बराबर सम्मान दे रहे हैं, और जो मेरे ऊपर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं वह भी जो है गलत लगाए जा रहे हैं। सतपाल मलिक का जो है जिस दिन ईमान जागा कि अब मुझे बोल देना चाहिए, मुझे लगता है कि क्या वो दिन नहीं था जिस दिन ये सब हो रहा था, उसी दिन उनको जो है खुलासा करना चाहिए था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी, या उनके बाद में तमाम लोग हुए हैं जिन्हें झुकने की बजाय एक बार खुल करके बोलना चाहिए। जो यही साल या 2 साल के बाद में शायद धनखड़ जी भी बोले, शायद बोलें या नहीं भी बोलें, जो बात आज चल रही है चर्चा में, चाहे कांग्रेस के अंदर सुगबुगाहट हो रही है कि इस कारण, हाँ कुछ ना कुछ कारण तो रहे होंगे, क्योंकि जब से ही उन्होंने बोलना शुरू किया उसके बाद से न तो उनके इस्तीफे को अस्वीकार किया गया कि नहीं आप अभी हैं, उन्होंने जैसे स्वास्थ्य का हवाला दिया तो तत्काल जो है वो स्वीकार कर लिया गया और कहा गया कि ठीक है भाई। अब ढूंढा जा रहा है कि क्या नीतीश को उपराष्ट्रपति बनाया जाएगा, ताकि बिहार में यदि नीतीश ना भी रहे तो कम से कम उपराष्ट्रपति बतौर उनकी लगाम हाथ में रहे, क्योंकि अगर नीतीश नहीं रहे तो नायडू भी कल को नहीं रहेंगे, सरकार गिर जाएगी, ये भी अंदेशा जताया जा रहा है। लेकिन क्या कांग्रेस इसमें सहयोग नहीं कर रही है? सारी की सारी पार्टियों पर दिल्ली में चुनाव इसलिए लड़े जबकि आप जीत नहीं रहे थे कि केजरीवाल कहीं चेहरा न बन जाए। आप पश्चिम बंगाल में सभी सीटों पर हार रहे हो कांग्रेस को लेकर के। मैं ये दावा कर रहा हूं कि आने वाले समय में सभी सीटों पर हार रहे हैं, लेकिन सभी सीटों पर चुनाव कांग्रेस लड़ रही है, इसलिए क्योंकि उसका सीधा सीधा फायदा भाजपा को पहुंचेगा। लेकिन भाजपा के फायदे से मतलब नहीं है, यहाँ है कि कहीं कांग्रेस के आगे तृणमूल कांग्रेस ना आ जाए। अगर इन्होंने मुख्यमंत्री की शपथ ले ली तो नेता प्रतिपक्ष कहीं चुन न लिया जाए, क्योंकि दीदी को लेकर के बहुत सारी पार्टियां जो है वो तैयार हैं। वो कह रही हैं कि यह प्रधानमंत्री का चेहरा यदि बनेंगे तो हम सब समर्थन करेंगे। 50% से अधिक इंडिया गठबंधन में कांग्रेस का साथ लोग छोड़ने को तैयार थे। यदि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी आ जाती तो कांग्रेस के लिए यह जरूरी हो गया कि हमें सभी सीटों पर लड़ना भी है और हारना भी है। गलती से यदि जीत गए तो हमें समर्थन 10 दिन नहीं, 15 दिन नहीं, महीने 2 महीने बाद हमें देना ही पड़ेगा अरविंद केजरीवाल जी को। और यदि हम समर्थन देते हैं तो वो हारेंगे, तो क्या वहां पर ये मिलकर के चुनाव नहीं लड़ा जा सकता था? बाहर तो एक मंच पर हो जाते हैं जब लोकसभा का इलेक्शन आता है, लेकिन ये विधानसभा के चुनाव में क्या हो जाता है इन पार्टियों को? फिर कहां इनका वजूद, अस्तित्व, सम्मान, मान, मर्यादा, ये सब कहां चली जाती है जी? फिर एकजुट होकर के नहीं मोदी के खिलाफ लड़ना होता है। देखिए ऐसा है, आपको एक बात बताऊं, मैं राजनीति की ज्यादा पार्टियों के बारे में डिस्कस करना नहीं चाहता। मैंने भी भारतीय जनता पार्टी में 5 साल फर्श बिछाई है। इस पार्टी में जो जितना वर्कर अच्छा होगा उसको कभी महत्व नहीं मिलेगा, जितना झूठा बगड़ा बेईमान चमचा चापलूस होगा उतना ही अच्छे पद पर होगा। ये 100% मैं अपने प्रमाणिक बात कह रहा हूं। मैंने भी संघ की देखरेख में 5 साल मेवात में काम किया। मेरा विधानसभा नगर है जहां मेवात है, और मेवात में कांग्रेस का शासन था, बसपा का विधायक, वह विपक्ष की भूमिका 5 साल हमने निभाई। बीजेपी का कोई आदमी और बोलने वाला नहीं था। समय आया जब लाके अदर से किसी आदमी को टेक दिया। भ्रष्टाचार पेपर लीक के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल विरोध किया। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, सतीश पूनिया इस मुद्दे पर लड़ते रहे। अब बीजेपी की सरकार आई तो कहां गए वे? एसआई का पेपर रद्द क्यों नहीं कर रहे? आरपीएससी को क्यों नहीं भंग कर रहे? जिन मुद्दों को तुम चुनाव से पहले लड़ रहे थे
वो कहावत सिद्ध होती है कि चुनाव में किए वादे और शमशान में आए आंसू झूठे होते। एक दिन में चलिए आप तक, अब जी आप तक मैं आता हूं, लेकिन बलदेव जी से एक सवाल जो है ले लेता हूं, और फिर छोटे छोटे सवाल हमारे हैं जिनको लेकर के मोदी जी हर जगह प्रचार प्रसार करते हैं, और इस देश में जो है हर एक भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता प्रचार प्रसार करता है, उसको लेकर के छोटी छोटी टिप्पणी आपकी चाहेंगे, क्योंकि सवाल हम बोलते जाएंगे और स्क्रीन पर भी चल रहे हैं, आप इनको देख सकते हैं। इन्हीं पर जो है छोटी छोटी टिप्पणी, और वो आपके क्या व्यंग आपका है, क्या आपका कहना है, वो भी हम जानेंगे। बलदेव चौधरी जी, जी सरकार, नमस्कार सर। जी नमस्कार। राजस्थान के अंदर अब कहा जाता है कि देखिए, ब्राह्मण सरकार आ रही है, ब्राह्मण सभी का भला करते हैं, और अब ब्राह्मणों की सरकार आई है तो बहुत कुछ भला हो भी रहा होगा। आपसे जानना चाहता हूं कि कितना, क्या एक पत्रकार के तौर पर आपने क्या देखा, कितना बदला, क्या वाकई में बदलाव आ गया है? जी जैसा कि मैं बताना चाहूंगा, जैसा कि मैं मीडिया के क्षेत्र से पिछले 2 साल से इस क्षेत्र में आया हूं और पहले भी इसके अलावा अध्यात्म क्षेत्र बचपन से मेरा रहा है। तो जहां तक मेरी मत है, सर्वधर्माण परित्यज्य मम शरणम एको ब्रज, गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि सर्व धर्मों को त्याग कर केवल और केवल मेरी शरण में आ जा। जब राजस्थान की बात आती है तो यहाँ पर सनातन धर्म को और हमारी जो संस्कृति है उसको पूर्ण रूपेण जाना गया है, बढ़ावा मिला है। रही बात धरातल पर कार्यों की, तो कोई पार्टी हो, कोई राजनेता हो, मैं कहना चाहूंगा कि जैसे मैं किसान भी हूं, एक किसानी खेती से ताल्लुकात रखता हूं, तो अगर हम किसान अपने खेत में अगर फसल बोते हैं तो हम बाजरा या सरसों या गेहूं किसी का कोई बीज लाते हैं और हम उसके साथ खरपतवार कभी भी नहीं बोते, फिर भी उस खेत में हमारे ना चाहते हुए भी खरपतवार उग जाता है। तो हम तो नहीं चाहते कि हमारे खेत में खरपतवार उगे, हम तो चाहते हैं हमारे खेत में फसल उगे, परंतु फिर भी खरपतवार उगाती है। तो यही कहना चाहूंगा, चाहे राजस्थान में कोई पार्टी हो, पार्टी कोई बुरी नहीं होती, नायक कोई बुरी नहीं होता, परंतु किसी भी कारण से यानी कि हर कोई ना कोई अपवाद हर पार्टी में मिल जाता है, कोई खरपतवार हर खेत में उगाता है। तो हमारा मेरा यही मत है कि हम उस विशेष समुदाय पर ध्यान ना देकर एक उच्च स्तर की सोच रखें और एक बड़े लेवल पर जो राष्ट्र हित में हो, प्रदेश हित में हो, उस बात को हम नजर रखते हुए और अपने सर्वप्रथम हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसकी रक्षा करें। उसके अलावा हमारे प्रदेश में शिक्षा और संस्कारों पर ध्यान दें। इसके अलावा मैं इतना ही कहना चाहता हूं। ठीक है, धन्यवाद। क्योंकि शिक्षा और संस्कार तो संस्थान देंगे, और हमें परिवार देगा, और हमें विद्यालय देंगे, क्योंकि पार्टियां हमें कभी भी ये चीज़ें नहीं दे सकती है। क्योंकि संस्कारों को लेकर के तो फौजदार जी होकर के आए हैं, और मुझे लगता है घाट घाट का पानी पिया है, तो राजनीति को अच्छे से बखूबी समझते हैं। अब सवाल जो है वही लौटते हैं, क्योंकि जो उपलब्धियां बताई जाती हैं, भारत की अर्थव्यवस्था रफ्तार या रुकावट, कैसे आप देखते हैं भारत की अर्थव्यवस्था को? जी 2014 से पहले भारत पर कितना कर्ज था और आज कितना कर्ज है, ये आंकड़े आप लोगों के पास है, इससे आप समझ सकते हैं कि अर्थव्यवस्था कैसी है। क्रूड ऑयल पहले किस भाव था और आज किस भाव है, डीजल हम किस भाव ले रहे हैं और किस भाव पेट्रोल मिल रहा है, ये आपको अच्छी तरह पत्रकार है, आपसे कोई बात छुपी हुई नहीं है। अर्थव्यवस्था आंकड़ों को आपके समक्ष रखे हुए देख लीजिए। किसान और खेती, जहां एक तरफ किसान आत्महत्या कर रहे हैं, देश में आत्महत्या हर रोज बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ अब खेती से युवाओं का लगाव भी दूर होता जा रहा है, मतलब उनको कोई लगाव नहीं रह गया है। तो जो कृषि से लगाव ही नहीं रह जाएगा, आने वाले समय में भारत की स्थिति क्या होगी? जी उत्तम कृषि सबसे बड़ा व्यापार था, उत्तम कृषि। खेती को सबसे उत्तम माना गया, लेकिन खेती के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? पानी और अच्छे उर्वरक। आज हम देख रहे हैं खेती घाटे का सौदा हो गया। 500-700 फीट पर पानी मिल रहा है, महंगी बिजली, महंगा डीजल, और डीएपी का कट्टा की रेट है 1350 रुपया, और ब्लैक में 2500 रुपये में किसान कट्टा ले रहा है, और वो भी धक्के खा रहा है, मिल नहीं रहा है। तो आप ये समझ सकते हैं, जब हम मेहनत करें, हमको मजदूरी भी उसमें नहीं मिले तो मोह तो ऑटोमेटिक हट जाएगा। आज फसल के भाव क्या है और लागत क्या है,
आप उसको पूरा फला लो। अगर आदमी की करने वाले किसान की मजदूरी भी उसमें मिल जाए तो चलो भाई, मेरी मजदूरी तो बच गई। मजदूरी भी नहीं बच पा रही तो खेती तो घाटे का सौदा हो गई। किसान आत्महत्या क्यों नहीं करे? कभी अतिवृष्टि की मार झेलता है, कभी ओलावृष्टि की मार झेलता है, कभी सूखा की मार झेलता है। देश का सही मायने में देश का बाप है किसान और बेटा है मजदूर, और इस देश में बाप और बेटे दोनों की दशा और दिशा खराब है। स्वच्छ भारत कितना स्वच्छ है और कितना बाकी है? ऐसा है, स्वच्छ भारत इतना स्वच्छ है, आप किसी भी जिला हेडक्वार्टर पर या तहसील हेडक्वार्टर पर जाके किसी भी बड़े ऑफिस में जाके उनके टॉयलेट को देख लेना। स्वच्छ भारत की शुरुआत तो वहां से ही आपको पता पड़ जाएगी कितनी दुर्गंध और कितनी स्थिति खराब है। जब एक जहां से ये योजनाएं संचालित होती हैं वहीं पर स्वच्छ नहीं है तो आप स्वच्छता गांव तक कैसे पहुंचाओगे? आपने टॉयलेट तो बनवा दिया, टॉयलेट बनवाने के लिए पानी तो चाहिए। एक आदमी बाथरूम में जाएगा तो एक बाल्टी पानी तो चाहिए, पीने को तो पानी नहीं है। आप दर्द तो है घुटनों में, घुटने में दर्द है और दवा एड़ी में लगा रहे हो। पहले पानी का इंतजाम तो कीजिए। पीने तक को पानी की व्यवस्था है नहीं। हर घर पे नल की बात कर रहे हैं, रास्ते खुदवा के डाल दिए, नल लटका दिए, पानी है नहीं। तो स्वच्छ भारत की दशा केवल कागजों में है, टॉयलेट बनवाना कागजों में है। पहले से भी ज्यादा दिशा खराब है। पहले तो भी जंगल में लोग चले जाते थे, आज टॉयलेटों में डालने के लिए पानी नहीं है, रास्तों में गंदगी फैल रही है। ये स्वच्छ भारत है। डिजिटल इंडिया को कैसे देखते हैं? क्योंकि डिजिटल इंडिया की बातचीत कही जाती है और भारतीय जनता पार्टी या लेकर के आई कि डिजिटल इंडिया साहब हम लेकर के आए हैं जी। ऐसा है, सबसे पहले कंप्यूटर क्रांति कौन? राजीव गांधी जी लेके आए। जब इनका जन्म भी नहीं था, जब राजीव गांधी ने इसकी शुरुआत की, जब इन लोगों ने विरोध किया था, आधार कार्ड का विरोध, उन्होंने जो भी योजनाएं हैं आज जिनका ये बखान कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, शुरुआत तो राजीव गांधी जी ने की थी। इनको तो केवल बने हुई जो चीजें उनको बेचने के अलावा कुछ नहीं है। हवाई अड्डे इन्होंने बेचे, रेल इन्होंने बेची, हर चीज का निजीकरण इन्होंने कर दिया, अंबानी और अडानी के गिरवी रख दिया देश। नैन सिंह जी, मैं स्वच्छ भारत पे आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ। जी बलदेव जी, आप तक आते हैं, लास्ट कमेंट आपसे भी लेते हैं। देश के अंदर जल संकट ये कैसे दूर होगा? जो जल शक्ति मिशन है, कहा जाता है कि गांव तक और शहरों तक हम जल पहुंचाने में कामयाब हुए हैं। ऐसा कोई गांव नहीं है, ऐसा कोई शहर नहीं है। कितनी सच्चाई है राजस्थान में जी? देखिए, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी दुनिया में नहीं है। मैं उनको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। उनकी जो योजना थी नदी को नदी से जोड़ना और गांव को सड़क से जोड़ना, अगर उस मुहिम को 2014 से ही आगे बढ़ाया जाता तो भारत की दशा और दिशा बिल्कुल अलग होती। वाजपेयी जी की जो योजनाएं थी, नदी से नदी को जोड़ना, जो पानी हमारा दूसरे देशों में चला जाता है, पाकिस्तान को जाता है, यही पानी पंजाब के जरिए उधर जाता है पाकिस्तान में, वो पानी सही तरीके से डिवाइडेशन हो जाता तो देश का कोई भी कोना ऐसा नहीं रहता जहाँ किसान के खेत को पानी नहीं पहुंचता। जब पानी जाएगा तो जलस्तर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। जलस्तर पहले बोर 28 फीट पर बोर थे, आज 500, 550, 700 फीट पर बोरिंग है। जलस्तर नीचे चला गया। कभी बरसात हो जाती है तो फसल हो जाती है, नहीं होती तो राम राम साहब। शिक्षा में सुधार कैसे हो सकता है? कैसे समानता आएगी? क्योंकि एक बच्चा जो है वो निजीकरण के अंतर्गत प्राइवेट विद्यालयों में, प्राइवेट स्कूल में दूसरी किताबें पढ़ रहे हैं, सरकारी विद्यालयों में दूसरी किताबें चल रही हैं। मतलब पाठ्यक्रम बदला हुआ है। वहाँ फीस डंडा किसके हाथ में? 1500 2500 है, यहाँ निःशुल्क है। समानता कैसे आएगी? कैसे इस देश को आगे बढ़ाया जा सकता है? केशव जी, डंडा किसके हाथ में है? डंडा किसके हाथ में है? सरकार के हाथ में है। नीति कौन बनाता है? सरकार बनाती है। मान्यता कौन देती है? सरकार देती है। सरकार को ये इंस्टीट्यूटों में पेपर आउट होते हैं, प्राइवेट जितनी भी बड़ी बड़ी वो चल रही है कोचिंग ही तो पेपर आउट कराती हैं। वो मोटी रकम सरकार के नुमाइंदों को देते हैं। कहीं भी कोई भी अपराध हो, चाहे पेपर लीक का हो, चाहे अपराधी हो, बिना राजनीतिक संरक्षण के ये नहीं फलते फूलते। कोई भी जितने भी बड़े बदमाश है, किसी ना किसी नेता के संरक्षण में पला है, चाहे वो विकास दुबे हो, चाहे जितने भी ये बदमाश हुए हैं। अपराधी की कोई जाति नहीं होती, चाहे वो किसी भी जाति का हो सकता है।
हरना उसके हर भगत और उग्रसेन के कंस, ये तो कहीं भी कोई पैदा हो सकता है। मैं ये नहीं कहता कि कोई जाति विशेष को टारगेट करूं, अपराधी की कोई जाति नहीं होती और ना उसका कोई धर्म होता, लेकिन सरकार के पास में अगर कानून कठोर होगा, हमेशा कमजोर पर कानून लागू होता है, जूता वाले पर कोई कानून लागू नहीं होता। एक आम आदमी को रास्ते चलते पकड़ के बंद कर देंगे 151 में, और बड़े बड़े अपराधी घरों पे बैठे उनके दरवाजे पर कोई पुलिस नहीं जाती। तो सरकार की नीतियां हैं, इसको छोड़ दो, ये हमारे वोटों में काम करता है। ये